जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट रिवीजन कंटेंट की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग एनसीईआरटी के थ्योरी पोर्शन को अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे थे और उसी कड़ी में हम लोगों ने बहुत सारे एनसीईआरटी के चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। दोस्तों अब बारी है सेल से संबंधित महत्वपूर्ण कंसेप्ट को रिवीजन करने की, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे आप रेलवे एएलपी में एग्जाम दो, टेक्नीशियन में दो, आरपीएफ में बैठो, जेई में बैठो, एनटीपीसी में बैठो, मेरे मित्र हर जगह पे आपको एनसीईआरटी काम आएगी और ऐसे में एनसीईआरटी पे पकड़ होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र हम लोग पूरे टॉपिक के दौरान चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और मैंने थंबनेल पे ही आप सबों को बता दिया था कि सर कब तक रटोगे, और मेरे मित्र जब तक रटोगे तब तक चीजें जो है वो आपको आडंबर नजर आएगा, लेकिन जब एक बार आप समझ लोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। बहरहाल जो हम लोगों का टॉपिक है आज का वो क्या है, तो सर सेल यानी कि कोशिका। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सेल की बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। सेल को क्या बोला जाता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई बोला जाता है। और कई बार आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ही संबंधित सवाल बन पड़ते हैं कि निम्नलिखित में से जीवन की मौलिक इकाई है। आप सभी याद रखना, जब भी जीवन के मौलिक इकाई की बात की जाएगी आप सभी कहेंगे सेल यानी कि कोशिका। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सेल को जीवन की मौलिक इकाई के रूप में देख रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के रूप में देख रहे हैं, तो सवाल ये है कि सर व्हाई द सेल कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि मेरे मित्र इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सब के सब किससे बने हुए हैं, तो सर कोशिका से बने हुए हैं। चूंकि जब हम लोग केमिस्ट्री में परमाणु की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि सर केमिस्ट्री में जितने भी पदार्थ होते हैं उनके सूक्ष्मतम कण के रूप में हम लोग परमाणु को लेते हैं और इसी परमाणु से अणु का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग रसायन की दुनिया में जाते हैं तो वहां पे पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के रूप में हम लोग परमाणु की बात करते हैं, तो कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग बायोलॉजिकली दुनिया में आते हैं तब हम लोग कहते हैं कि सर प्रत्येक जीव जो है वो एक सूक्ष्मतम इकाई से बनी होती है और इसी सूक्ष्म इकाई के डेवलप होने से, विकसित होने से सर छोटे जीव या बड़े जीव का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग सेल को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट सर इस सेल के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था। आप सबों को मालूम होगा कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या करा, कोशिका की खोज करा। लेकिन मेरे मित्र कोशिका की खोज करना इतना आसान नहीं था जितना कि हम लोगों ने अभी एक लाइन में कह दिया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करा। चूंकि आप सबों को मालूम है कि जो कोशिका होती है ये जीवन की मौलिक इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब ये इतनी स्मॉलेस्ट होती है कि सर इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और अगर बात करें 1665 ईस्वी की, तो क्या उस समय हमारे पास माइक्रोस्कोप थे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं थे सर। तो मेरे मित्र जो उस समय के वैज्ञानिक थे वो कहीं ना कहीं चीजों के ऑब्जर्वेशन के लिए अपने तरफ से प्रयासरत थे और इसी कड़ी में सर रॉबर्ट हुक साहब आए, जिन्होंने क्या करा, तो सर अपना माइक्रोस्कोप बनाया और अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने क्या करा था, तो सर कोशिका की खोज करा था। और कोशिका की खोज करने के लिए उन्होंने क्या करा, तो सर जो कॉर्क सेल होता है उस पर ऑब्जर्वेशन करा। आप कहेंगे कैसे करा, तो मेरे मित्र एनसीईआरटी पूरा का पूरा क्लियर कर रही है। कैसे, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो कॉर्क की बात की जा रही है, ये कॉर्क क्या है, तो सर ये आपका वृक्ष से प्राप्त होता है या आप कह सकते हो पुराने छाल जैसे होते हैं। यहाँ पे सीधे कहा जा रहा है कि कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो मेरे मित्र पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने यही आएगा, कभी भी अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि कॉर्क क्या है, तो आप सभी ये ध्यान में रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना कि वृक्ष का छाल यानी कि वृक्ष का जो स्किन होता है सर उसमें कॉर्क सेल पाई जाती है या आप कह सकते हो कि कॉर्क मौजूद होता है। अब मेरे मित्र आगे कहा जा रहा है कि सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था।
जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि रॉबर्ट हुक साहब ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, इसके अवलोकन के लिए, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए हमें। तो मेरे मित्र रॉबर्ट हुक ने क्या करा सर, अपना माइक्रोस्कोप का निर्माण करा, और माइक्रोस्कोप के निर्माण के बाद उन्होंने वृक्ष की छाल, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं सर, कॉर्क सेल के रूप में कह रहे हैं या कॉर्क कोशिका कह रहे हैं, उसका अवलोकन करा। और उन्होंने क्या देखा सर, उन्होंने देखा कि सर जो कॉर्क सेल है उसमें मधुमक्खी के छत्ता के जैसी संरचना दिख रही है, कुछ इस तरह की संरचनाएं दिख रही है, इस तरह की संरचनाएं दिख रही है। और मेरे मित्र लेटिन में इसको क्या बोला जाता है, लेटिन में इसको लिटिल रूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिटिल रूम बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, और सेल लेटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा होता है। तो मेरे मित्र ये जो आपको एक तरह से संरचना दिखाई पड़ रही है, ये संरचना जो है वो किस तरह की है सर, छोटे रूम की तरह से है। तो भाई मेरे कई बार आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जो सेल है उसका लैटिन अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, चला एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, एनसीईआरटी के लाइन से आपको अर्थ को निकालने होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वरना मैं आपको लेक्चर देने के लिए तो पूरा का पूरा बुक सर बिना पलटे हुए दे दूं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, आप कहेंगे एनसीईआरटी का निचोड़ नहीं ले पाए। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सेल है इसका सर लैटिन शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है आप सभी याद रखेंगे, छोटा कमरा। तो यहां पे मैं लिख दूं सेल, सेल लैटिन शब्द है, सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है आप सभी ध्यान में रखेंगे, छोटा कमरा होता है, छोटा कमरा होता है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे कि यहां पे कहा जा रहा है कि उपरोक्त घटना छोटी अथवा अर्थहीन लग रही होगी। बिल्कुल, आज के मॉडर्न युग में इतना पेशेंस किसके पास है कि हम लोग बैठ करके किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करें, उस पर रिसर्च करें। तो वही कह रहा है एनसीईआरटी कि बच्चों ये जो घटना है ये आपको छोटी और अर्थहीन लग रहा होगा, लेकिन मेरे मित्र विज्ञान के जगत में ये जो ऑब्जर्वेशन था या कोशिका की खोज थी वो एक तरह से कह सकते हो कि क्रांति के समान थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक से पहले तक वैज्ञानिक इस जगह तक पहुंच ही नहीं पाए थे कि आखिर जो जीव है उसका निर्माण कैसे होता है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं, और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आप सबों को मालूम होगा कि अगर हम लोग जीव विज्ञान में कोशिका से संबंधित किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर साइटोलॉजी कहते हैं। तो कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जो कोशिका है इसकी खोज किसी भी तरह की, अभी हम सजीव और निर्जीव की बात नहीं कर रहे हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे जब भी आपसे यह सवाल पूछा जाए कि जो कोशिका है इसकी खोज किसने करा, कोशिका की खोज किसने करा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे रॉबर्ट हुक ने करा। किसने करा, रॉबर्ट हुक ने करा। और मेरे मित्र याद रखिएगा यहां पे कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज करा था वो कैसा था, तो आप कहेंगे कि सर रॉबर्ट हुक साहब ने तो कॉर्क सेल के अवलोकन के बाद उन्होंने कोशिका के बारे में बताया, और हम सबों को मालूम है कि जो प्लांट होते हैं उसके अधिकांश भाग मृत होते हैं, और कहीं से वृक्ष का छाल लाएंगे तो चला वो मृत होगा या जीवित, आप कहेंगे सर मृत होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज करा, आप कहेंगे मृत कोशिका की खोज करा। तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया जाए, कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की खोज करा, आप सभी कहेंगे सर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करा। अच्छा, जब आप मृत कोशिका की बात कर रहे हैं तो आपके मन में आएगा सवाल कि सर ये भी तो बता दो कि सजीव कोशिका की खोज किसने करा। तो मेरे मित्र याद रखिएगा, जब आपसे यह पूछा जाए कि सजीव कोशिका की खोज किसने करा, तब आप सभी किसका नाम लेंगे, तब आप सभी ल्यूवेनहॉक का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, ल्यूवेनहॉक का नाम लेंगे। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो मेरे मित्र आपका यहां पे 3 सवाल बन पड़ता है। पहला
कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक, जो सेल है वो क्या है, तो आप सभी कहेंगे एनसीईआरटी सीधे सीधे कह रहा है कि सेल लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर इसका मतलब छोटा कमरा होता है। क्या होता है, छोटा कमरा होता है। अब मेरे मित्र सेल की संरचना को समझने के लिए क्या किया गया सर, अलग अलग तरह से सर उस पर रिसर्च किया गया, अलग अलग तरह से उस पर सर प्रोसेस किया गया, और जब तक सेल की संरचना को समझा जाने की कोशिश किया गया सर, तब तक जो माइक्रोस्कोप थे उसका आविष्कार हो चुका था। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा माइक्रोस्कोप बनाए गए थे उसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा नहीं थी। ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोस्कोप और मैग्निफिकेशन पावर इस दोनों का बहुत ही बढ़िया तालमेल होता है। क्या होता है सर, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धित होना, आवर्धित का मतलब हुआ बड़ा होना। मेरे मित्र जो माइक्रोस्कोप होते हैं ये छोटी छोटी चीजों को बड़ा दिखाते हैं। अब प्रत्येक माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और बहुत सारे माइक्रोस्कोप हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी कई प्रकार हैं, एसईएम है, ईटीएम है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जब तक माइक्रोस्कोप की सर उन्नत किस्म की खोज नहीं हो गई, बढ़िया क्वालिटी के माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हो गई, तब तक सेल के बारे में जो रिसर्च था वो आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही माइक्रोस्कोप की बढ़िया किस्म की खोज हुई, वैज्ञानिक लगातार लगे हुए थे और मेरे मित्र सेल से संबंधित जो अलग अलग चीजें थी वो खुल के आपके सामने आनी शुरू हो गई। आगे क्या है समझिएगा इसको। आगे क्या जा रहा है कि अगर हम लोग किसी प्याज के अवतल सतह को देखें माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो जो उसकी संरचना दिखाई पड़ेगी सर वो कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ेगी, जिसमें आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि जो कोशिका है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। कोशिका जो है वो छोटे रूम की तरह कुछ इस तरीके से अरेंज है, और साथ ही इसमें क्या आपको दिख रहे हैं, तो सर यहां पे आपको डॉट डॉट संरचनाएं दिख रही है। और मेरे मित्र ये जो डॉट डॉट संरचना है, ये जो डॉट डॉट संरचना है, इस डॉट डॉट संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, केंद्रक के नाम से जानते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि ये संरचनाएं जो हैं वो क्या होती है। मेरे मित्र जो प्याज है, जो सलकंद की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे सीधे सीधे कि प्याज का एक छोटा टुकड़ा लीजिए, चिमटी की सहायता से प्याज की अवतल सतह को सर नीचे कीजिए। इन सभी चीज को करने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप में आएंगे तो आपको इस तरह की संरचना दिखाई पड़ेगी। तो कहा जा रहा है कि ये संरचनाएं क्या है। मेरे मित्र कह रहा है कि ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सलकंद यानी कि जो प्याज का बल्ब होता है उसका निर्माण करती है। और इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। मतलब अगर हम लोग सेल की संरचना की बात करें तो जिस तरह से सेल की संरचना हमें यहां पे दिखाई जा रही है, ठीक उसी तरीके से प्रत्येक प्याज में इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती है। मतलब ये कहीं ना कहीं इस चीज को जगजाहिर करने में तुले हुए थे कि जो सेल होती है वो क्या प्रत्येक जीव में या एक जैसे जीव में एक जैसी होती है। तो उनको इस रिजल्ट से क्या पुष्टि मिली, हाँ बिल्कुल एक जैसी होती है। अब ध्यान देना, यहां पे कह रहा है कि ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं सलकंद प्याज की मूलभूत इकाई है, और इसी से प्याज क्या होता है सर, मिलके बना होता है, और इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। अब आगे कह रहा है कि न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं, और आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो पाया, और मेरे मित्र यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे कि अमीबा, क्लेमेडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया हो सकती है। और इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीव में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के सर कार्यों को संपन्न करती है, और बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, इसलिए सर बहुत सारे अंग देखने को मिलते हैं। और बहुकोशिकीय जीव की अगर आप बात करेंगे तो फंजाई यानी कि कवक, पादप और जंतु, ये सब क्या है सर बहुकोशिकीय जीव है। अब कह रहा है कि क्या हम कुछ और एक कोशिक जीव के विषय में पता कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिका बनाती है, और इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ध्यान से समझिएगा इस मर्म को, रीडिंग देना हमारा मकसद नहीं था।
हमारा मकसद यहाँ पे ये है आपको समझाना कि चूंकि अभी तक जो रॉबर्ट हुक साहब देख रहे थे और उसके बाद जो क्रियाकलाप की गई प्याज पे उसके झिल्ली को समझने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की पुष्टि करने के लिए था कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर किसी भी जीव में कितने कोशिका हो सकते हैं? और मेरे मित्र आप सबों को ये चीज मालूम होगा, आप सबों को ये चीज मालूम होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं जीव की, अगर हम लोग बात करते हैं जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म की, तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि सर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। कौन कौन सा होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब मेरे मित्र एक कोशिकीय जीव जो होंगे उसके पूरे बॉडी का निर्माण क्या होगा? एक ही कोशिका से होगा। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह आपको जीवित रहने के लिए आपके बॉडी के द्वारा विभिन्न तरह के जैव प्रक्रम की जो फंक्शन होती है वो किया जाता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी और जो अन्य प्रकार के जीव होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय ही क्यों ना हो, उसके बॉडी में विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम होते हैं जो क्या करते हैं सर? उसको जीवित रहने में मदद करते हैं। आप कहेंगे कि क्या सर जिस तरह हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, इस तरह की प्रक्रियाएं एक कोशिकीय जीव में भी होती है? बिल्कुल होती है। तो फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि हम लोग के बॉडी में जो कोशिका की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, बोले तो एक से ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और क्योंकि हम लोग के शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं। और मेरे मित्र जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं वे सब के सब कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जितने भी अंग होंगे उन सभी का अपना प्रॉपर फंक्शन होगा। तो हम कहते हैं कि सर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें श्रम का विभाजन होता है, इसीलिए कि बहुकोशिकीय जीवों के पास बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। हाथ, पैर, मुंह, नाक, दिमाग, ये सारी चीजों का निर्माण करती है। तो सर सबका काम अलग अलग होता है, इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। जबकि एक कोशिकीय जीव के पास एक ही सेल है तो बेचारा कहां से श्रम विभाजन करेगा? वो अपने उसी एक कोशिका से सर पोषण की प्रक्रिया को भी संपन्न करती है, पाचन की प्रक्रिया को भी संपन्न करती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया को भी संपन्न करती है। मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उन सभी को संपन्न करती है। तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से बना हुआ। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल के रूप में आप अमीबा को ले सकते हैं। इसके बाद आप क्लेमाइडोमोनास को ले सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास को ले सकते हैं। याद रखना चला ये सब एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा तो मुंह नहीं बहना है वहां पे। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो भी क्या होते हैं सर? एक कोशिकीय होते हैं। यहां पे मैं कुछ बैक्टीरिया करके लिख दे रहा हूं। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी जो आपने बताया कि जीव दो प्रकार के होते हैं तो उसमें तो एक हमारा यूनिसेलुलर हो गया, दूसरा कौन सा होगा? तो याद रखिएगा चेला जी, जो दूसरा होगा वो होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी में इसी को बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। और याद रखेंगे बहुकोशिकीय जीव के बारे में क्या कि बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है? श्रम का विभाजन होता है। और कई बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में श्रम का विभाजन होता है? आप सभी कहेंगे सर बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे मेरे मित्र जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, उन सभी को आप क्या कर सकते हो? बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में रख सकते हो।
अब ध्यान में रखेंगे कि एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, ये सब के सब कोशिका से ही मिलकर बने होंगे। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, और बहुत सारी उत्तक मिलकर के क्या करती है सर, अंग बनाती है। अंग मिलकर के अंगतंत्र का निर्माण करती है, और अंगतंत्र आपस में मिलकर के सर जीव का निर्माण करती है, और बहुत सारे जीव आपस में मिलकर के क्या करते हैं सर, पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, यानी कि जनसंख्या का निर्माण करते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी के मन में यह आएगा कि सर, जब सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो ये बता दो कि ये सेल बनता कैसे है। मेरे मित्र, सेल जो है वो अपने रिप्रोडक्शन के तहत, या आप कह सकते हो कि सेल के अंदर भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जिससे हमें नया सेल प्राप्त होता है। और सेल के अंदर होने वाली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या कहलाती है, सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन कहलाती है। और मेरे मित्र, जब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करा, तो ये बात खुल के सामने आई कि सर, प्रत्येक कोशिका जो है वो पहले से मौजूद कोशिका से निर्मित होती है। तो जाहिर सी बात है कि पहले से मौजूद कोशिका में कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगा। आप कहेंगे वो प्रक्रिया कोशिका विभाजन है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि कोशिका जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप सीधे कहेंगे कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, आप कहेंगे पहले से मौजूद कोशिका से नए कोशिका की उत्पत्ति होती है। मेरे मित्र, ये जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि इसे भी जाने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके एग्जाम में सर इससे तो 2-3 सवाल आपको टकरा ही सकते हैं। अब क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला लाइन, कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया, इस सभी छात्रों को याद होगा। फिर कहा जा रहा है कि उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, और ल्यूवेनहुक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। तो मैंने आपको ये दोनों ही चीज बता दिया कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, आप सभी कहेंगे रॉबर्ट हुक, और जैसे ही हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, आप कहेंगे लीवेनहॉक। अब मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना, अभी जस्ट आपने देखा और मैंने आपको बताया भी है कि कोशिका के आपको संरचना में इस तरह की कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है, विच इज नॉन एज सर न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि जो कोशिका में केंद्रक होते हैं उसकी खोज किसने करा था, तो एनसीईआरटी कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। तो चिला, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और स्पेशल हिंट देकर के आप सभी लिख लेना यहाँ पे, स्पेशल हिंट देकर के आप सभी लिख लेना यहाँ पे। पहला पॉइंट में क्या, पहला पॉइंट में आप सभी लिखेंगे कि कोशिका के केंद्रक की खोज, कोशिका के केंद्रक की खोज आप सभी क्या याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने करा। किसने करा, रॉबर्ट ब्राउन ने करा। जब भी सवाल पूछा जाए कि कोशिका की केंद्रक की खोज, आप कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने करा। आगे कह रहा है कि जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। मेरे मित्र, याद रखिएगा कि अभी हम लोग कुछ देर बाद जो है कोशिका के अंदर की जो संरचना है उसको अध्ययन करेंगे, और वहां पे एक शब्द हम लोग यूज करेंगे, क्या, कोशिका द्रव। और यहां पे जो यूज किया गया है वो क्या है सर, वो है जीव द्रव। क्या है, जीव द्रव। दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। अगर हम कोशिका के संरचना की बात करते हैं तो कोशिका एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। थोड़ा देर के लिए आप सर डायग्राम पर फोकस कीजिएगा, चीजें और ज्यादा क्लियर होगा। मान लो कि ये हमारा कोई कोशिका है, ये हमारा कोई कोशिका है, तो ये जो कोशिका है सर, ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होगी, और ये जो दोहरी झिल्ली है ये एक तरह से अर्ध पारगम्य होता है, सेमी परमिएबल होता है। और मेरे मित्र, इस दोहरी झिल्ली के अंदर आपको सर तरल पदार्थ मिलेंगे, इस दोहरी झिल्ली के अंदर आपको चिपचिपा तरल पदार्थ मिलेगा। और मेरे मित्र, इस चिपचिपा तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। याद रखेंगे कि किसी भी कोशिका की ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर होती है। पहला तो सर सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। तो कोशिका के
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो तरल पदार्थ पाई जाती है चिपचिपा सा, सर उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और मेरे मित्र आप पाएंगे कि कोशिका के बीच में आपको एक गोल जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी और इस गोल जैसी संरचना को हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। इस गोल जैसी संरचना को केंद्रक के नाम से जानते हैं। और भाई मेरे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप गौर से देखो कि क्या है। आप कहेंगे सर अभी तक के इस बेसिक संरचना के अनुसार तो आपने दो ही नाम बताए, एक कोशिका द्रव है और दूसरा केंद्रक है। ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि किसी भी कोशिका का तीन ही बेसिक स्ट्रक्चर होगा समझने के लिए, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक। तो कोशिका द्रव और केंद्रक कहां पे है? आप कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक मौजूद है, इसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? सर इसी को सम्मिलित रूप से जीव द्रव बोला जाता है। इसी को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? जीव द्रव, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसकी खोज किसने करा? सर जेई पुरकिंजे ने करा। किसने करा? जेई पुरकिंजे ने करा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो जीव द्रव की बात की जा रही है वो कोशिका के अंदर का तरल पदार्थ नहीं है। जब भी हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे, दैट्स आर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होगा वो सर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कंबाइंड रूप होगा। हम इसको अलग अलग नहीं कह सकते हैं। और हम ये कभी नहीं कहेंगे कि कोशिका द्रव ही जीव द्रव कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहेंगे। कोशिका द्रव और केंद्रक का सम्मिलित रूप जीव द्रव कहलाता है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से सर जीव द्रव कहा जाता है, जिसको सर किसने खोजा? जेई पुरकिंजे ने खोजा। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे इस चीज को भी मेंशन करोगे, आप सभी यहां पे इस चीज को भी मेंशन करोगे क्या? कि जीव द्रव याद रखिएगा, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसी को इंग्लिश में हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और जीव द्रव की खोज किसने करा? आप सभी ये याद रखेंगे, जीव द्रव की खोज जो है वो जेई पुरकिंजे ने करा। जेई पुरकिंजे ने करा। अब मेरे मित्र आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि दो जीव वैज्ञानिक स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट इज सेल थ्योरी? ये कोशिका सिद्धांत क्या है? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो कहा जा रहा है कि दो जीव वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। तो ये दोनों जो वैज्ञानिक थे, इन दोनों का अपना अपना मत था। एक वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि प्रत्येक पादप कोशिका का जो निर्माण होता है वो सर पहले से मौजूद कोशिका से होता है। और एक कह रहे थे कि सर जितने भी आपका ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितने भी जंतु कोशिका है, उन सभी का निर्माण भी सर पहले से मौजूद कोशिका से होता है। तो कुल मिलाकर के कोशिका सिद्धांत का सीधा सा मतलब यह निकला कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सब के सब कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। और जो कोशिका है इसका निर्माण जो है वो पहले से मौजूद कोशिका से होता है। इसी को हम लोग कोशिका सिद्धांत के रूप में देखते हैं। जरा सा इस पे फोकस कीजिएगा कि कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हुए हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो हम ये कह रहे हैं कि सर जो कोशिका है उसका निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है, तो इस बात की चर्चा किसने करा था? वर्चों ने करा था। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। तो आपको यहां पे जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या? तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे तो सर इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल थ्योरी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल थ्योरी कहेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा, तो आप सभी ये याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने करा। ठीक। अब सवाल यह है कि सर कोशिका सिद्धांत में हम लिखेंगे क्या? तो आप सभी बस दो लाइन याद रखिएगा। पहला लाइन ये,
पहला लाइन ये कि सभी जंतु एवं पादप, सभी जंतु एवं पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जंतु एवं पादप किससे बने होते हैं? ध्यान में रखेंगे, कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। और दूसरा मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है, पहले से मौजूद कोशिका से होती है। ठीक है, आप इसको यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तब पूर्ववर्ती का मतलब पहले हो गया, अब पूर्ववर्ती थोड़ा भास्ट शब्द हो जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है। और यही क्या है सर? दो सेल थ्योरी है। अब इसी को आप घुमा फिरा करके 3-4 लाइन में लिख लो, वो अलग बात है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कहा जा रहा है कि वर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जो सर पहले से मौजूद कोशिका से कोशिका का निर्माण होगा वो सर कोशिका विभाजन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? कोशिका विभाजन के थ्रू होगा। और आपको आपके एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया जाता है, ये स्टेटमेंट किसका है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है? आप सभी कहेंगे वर्चो का है। तो मेरे मित्र कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है, इस बात का पुष्टि किसने करा था? याद रखिएगा, वर्चो नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा? वर्चो नामक वैज्ञानिक ने करा। अब मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो सेल थ्योरी की बातें हैं ये सभी जीव पे अप्लाई होता है सिवाय वायरस के, यानी कि विषाणु के। और आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है, क्योंकि सर वायरस जो होते हैं वो सजीव के साथ सजीव जैसा बिहेव करता है और निर्जीव के साथ निर्जीव जैसा बिहेव करता है। तो इसलिए ना तो इसको सजीव की श्रेणी में रखा जाता है ना ही निर्जीव की श्रेणी में। और सर इसकी जो कोशिकाएं होती है वो पूरी तरीके से निर्मित नहीं होती है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? वायरस को, यानी कि वायरस पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो भाई मेरे यहां पे आप स्पेशल हिंट के रूप में इस चीज को मेंशन कर लेंगे। अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ दिया गया, स्पेशल हिंट करके आप मेंशन कर लेंगे कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर वायरस यानी कि विषाणु। याद रखिएगा चिल्ला, कई बार एग्जामिनर आपको सर घुमाने के लिए क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तालाब के जल में मौजूद जीवित कोशिका की खोज की? जहां भी चला जीवित कोशिका नाम आ जाए, ल्यूवेनहुक आंख बंद करके आप मार देना, ठीक, आपका आंसर 100% सही होगा। क्योंकि आप सभी ने अभी जस्ट यहां पे देखा है कि ल्यूवेनहुक ने 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज की। तो जो जीवित कोशिका की खोज हुई थी वो तालाब के जल से हुई थी, जबकि मृत कोशिका की खोज वृक्ष के छाल कॉर्क से हुई थी। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कह रहा है कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए आगे कह रहा है कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखो और ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि कोशिकाओं में विविधता होती है। विविधता का क्या मतलब हुआ? विविधता का मतलब हुआ चला भिन्नताएं। आप सभी अपने आसपास में क्या प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसे देखते हो? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, सब में कुछ ना कुछ भिन्नता है। तो मेरे मित्र आप सभी के मन में यह आ रहा होगा कि गुरुजी फिर ये कोशिकाओं में भिन्नता कैसे होती है? बिल्कुल होती है।
अगर आप बात करो कि सर हाथी में पाए जाने वाले कोशिका की संख्या और सर जो चींटी है उसमें पाए जाने वाले कोशिका की संख्या, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, दोनों में आसमान धरती का फर्क होगा। अब इसी तरीके से किसी गुलाब का पौधा ले लो और बरगद के पेड़ की बात करो, क्या दोनों की कोशिकाएं समान होगी? आप कहेंगे सर दोनों में जो नंबर ऑफ सेल होंगे उसमें डिफरेंसेस होगा। तो पहला भिन्नता या पहला विविधता तो सर जीवों के शरीर के आकार और आकृति पर डिपेंड करेगा कि हाउ मच द सेल दे वाज कंटेंट, मतलब किसी भी जीव के द्वारा उस कितनी कोशिका की संख्या कंटेन की गई है। दूसरी सर कोशिकाएं बड़ी भी हो सकती है, कोशिकाएं छोटी भी हो सकती है, कोशिकाएं लंबी भी हो सकती है। और आप सबों को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है कि जब हम लोग बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की तो पीपीएलओ का नाम लेते हैं हम लोग, सबसे बड़ी कोशिका की तो आप सभी कहते हैं सर शुतुरमुर्ग का जो अंडा है। अगर हम लोग बात करते हैं सर लंबी कोशिका की तो सर न्यूरॉन की बात करते हैं। तो मेरे मित्र जो कोशिकाएं होती है वो एक जैसी नहीं होती है, बड़ा छोटा और जीव के आकृति के आधार पर उसकी जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है। दैट्स आर कॉल्ड द सेल डाइवर्सिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सेल डाइवर्सिटी बोलते हैं। मेरे मित्र वही चीज कहा जा रहा है कि कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप होती है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे कि एक कोशिक अमीबा, चूंकि इसको उसी एक सेल के थ्रू सर एक जगह से दूसरी जगह चलना भी है, भोजन का पाचन भी करना है, भोजन को भी ट्रैप करना है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आकार होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे बदलना चाहिए। तो मेरे मित्र कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो अपना आकार बदलते रहती है और कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, इसकी आकार क्या होती है सर? स्थिर होती है। अब कह रहा है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सजीवों का गुण है, या आप कह सकते हो सभी सजीवों का गुण है। कह रहा है कि एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है। अच्छा ये बताओ कि आप सभी एक जीव हो या नहीं हो? आप कहेंगे बिल्कुल है। आपको सरवाइव रहने के लिए हाथ पैर चलाना पड़ रहा है, भोजन करना पड़ रहा है, पाचन करना पड़ रहा है, श्वसन करना पड़ रहा है, पोषण करना पड़ रहा है। भाई ये सब चीज कैसे हो रहा है? तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो अलग अलग अंग मौजूद हैं और हम सिर्फ आदेश देते हैं और अलग अलग अंग जो है वो हमारे लिए काम करता है। मेरे मित्र ठीक इसी तरीके से जो कोशिका होते हैं सर वो भी अपने आप को सरवाइव रखने के लिए बहुत सारे फंक्शन को फंक्शनाइज करते हैं और इसके लिए भी उसके पास क्या होते हैं सर? विभिन्न तरह के कोशिकांग होते हैं, यानी कि विभिन्न तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आगे वही कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीव का गुण है। और एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? कह रहा है कि हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में हम लोगों ने चर्चा भी करा। इसका अर्थ यह है कि शरीर विभिन्न अंगों से विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे सर मनुष्य के शरीर में जो आपका हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है। इस प्रकार एक कोशिक में श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका, इस प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है और वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। और इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रह पाती है। मतलब जिस तरह हमारे बॉडी में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद हैं, ठीक उसी तरीके से जो सर एक कोशिका होती है किसी भी जीव की, उसमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए क्या होते हैं? अलग अलग अंग मौजूद होते हैं। और मेरे मित्र इसी अंग को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये कोशिकांग मिलकर के एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। और आगे कह रहा है कि यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कार्य क्या है अथवा वो किस जीव में पाए जाते हैं। कोशिकांग जो होते हैं वो सर सभी कोशिकाओं में एक ही जैसे होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जीव में पाए जा रहे हैं या जीवों का आकार क्या है। तो आप कहेंगे सर ये कोशिकांग क्या होता है?
तो मेरे मित्र कोशिकांक की चर्चा हम लोग इसके अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सभी बातों को आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।